मुझे लगा कि बस कुछ महीने और, फिर मुझे हाई पैक सर्जरी का पता चला। जब स्टेज 4 में पेट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर पूरे पेट में फैल जाते हैं तो खाने पीने से लेकर दर्द तक हर सिम्टम बहुत पीड़ादायक होता है, पर ऐसे में ठीक होने की उम्मीद कम रहती है। ऐसे में अगर कोई आपसे ये कहे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता तो शायद उन्होंने इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना है और देखा है। जो कीमोथेरेपी हम वेन से देते हैं या नसों से देते हैं और उसे इंट्रावीनस कीमोथेरेपी कहते हैं, ये कीमोथेरेपी ब्लड के द्वारा शरीर के हर ऑर्गन में बहुत स्पीड से दौड़ जाती है, चाहे वो लंग्स हैं चाहे वो लीवर है। लेकिन जब बात पेट के अंदर की लाइनिंग जिसे पेरिटोनियम कहते हैं वहां पहुंचने की आती है तो इस दौड़ती हुई कीमोथेरेपी की स्पीड वहां जाके कुछ थम सी जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता मत कर। गीता की ये लाइनें और संदेश उन वैज्ञानिकों पर सटीक बैठता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके स्टेज 4 के कैंसर के अंदर एक नए ट्रीटमेंट को गोल्ड स्टैंडर्ड तक पहुंचाया। गर्म पानी के चश्मों और हॉट स्प्रिंग्स के हेल्थ बेनिफिट्स को हम इंसान लगभग 5000 वर्षों से जानते हैं और यही गर्मी आज कैंसर से लड़ाई के लिए एक हथियार भी बन गई है। 1800 के दशक में शोधकर्ताओं ने देखा कि बुखार, फीवर या जिसे हाइपरथर्मिया भी कहते हैं, उससे ट्यूमर साइज में कम हो जाते हैं। डॉक्टर विलियम कोली ने बैक्टीरिया के टॉक्सिन का इंजेक्शन बनाकर जानबूझकर कुछ पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट किया और बुखार को पैदा किया और उन्होंने रिपोर्ट किया कि इस बैक्टीरियल टॉक्सिन से 1/3 मरीजों में ट्यूमर कम हो गया है और यही कोलीटॉक्सिन दुनिया की पहली इम्यूनोथेरेपी भी बना। 1975 में जब ओवरी कैंसर के मरीजों के पास स्टेज 4 में कोई इलाज नहीं था, तब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ग्रिफिथ ने सिद्ध किया कि मेटिकुलस डीबल्किंग सर्जरी से यदि ट्यूमर को 1.6 सेंटीमीटर से भी कम कर दिया जाए तो एवरेज लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट और शोध ये चल रही थी जो 1977 में सामने आई कि यदि 42 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे तक हीट चैम्बर में किसी का इलाज किया जाए कंट्रोल्ड कंडीशंस में, तो जो कैंसर सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स की बजाय ज़्यादा तेजी से मरते हैं। अब 1980 के अंदर डॉक्टर स्पार्ट ने इन प्रिंसिपल्स को कंबाइन कर दिया और डीबल्किंग के साथ हीटेड कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन का प्रिंसिपल दिया। इन डॉक्टर साहब के पास एक मरीज पहुंचा जिसको पेट का एक तरह का कैंसर था, सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई, और इस मरीज के पास इलाज की सारी ऑप्शंस खत्म हो चुकी थी। इन्होंने इंसिस्ट किया कि उनके ऊपर डॉक्टर स्पार्ट ये इलाज करें। इलाज हुआ और मरीज ठीक हो गया और इस तरह से ये पेशेंट हाईपैक का पहला पेशेंट बना। 1980 के दशक में डॉक्टर पॉल शुगर बेकर ने काफ़ी रिसर्च और जर्नल्स में रिपोर्टिंग की जिससे साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हीटेड कीमोथेरेपी आज बहुत से कैंसर्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन गई है। ये सब साधारण वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं है बल्कि अटूट विश्वास और अथक प्रयास की कहानी है। पेट की जो अंदर की परत है या लाइनिंग है जो अंदर से पेट को कवर करती है और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करते हैं, उसे पेरिटोनियम कहते हैं। और इस पेरिटोनियम के जो कैंसर उसी से अराइज हो, मतलब प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर या मीजोथीलियोमा जो पेरिटोनियम का है, वो रेयर कैंसर होते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन के या पेट के अदर कैंसर से यहाँ पर सेल्स बैठती हैं। ये सेल्स पेरिटोनियम में जाके इम्प्लांट हो जाती हैं और वहाँ पर ग्रो करती हैं। इसे पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस कहते हैं। बड़ी आंत जैसे कि कोलन और रेक्टम के कैंसर के 10% केसेस के अंदर पेट में फैलाव होता है। स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर के लगभग 40% केसेस में पेट में कैंसर फैलता है और ये सर्वाइवल को घटाकर बहुत बार तो 4 महीने से भी कम कर देता है। ओवरी कैंसर के अंदर 60% केसेस के अंदर पेरिटोनियल इम्प्लांट्स हो सकते हैं और उसकी क्योर होने की पॉसिबिलिटीज़ को ये कम करते हैं। पैनक्रियाज कैंसर के 50% केसेस के अंदर पेट के अंदर कैंसर फैल सकता है। इसके अलावा पेट से बाहर के कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या फिर अंदर से लीवर कैंसर, मेलेनोमा, इनके अंदर भी पेट के अंदर कैंसर फैल सकता है। कैंसर के
पेट में फैलने से पानी डेवलप होने लगता है जिसे मैलिग्नेंट असाइटिस कहते हैं। पेट फूलने लगता है, खाने पीने और पाचन तंत्र में रुकावट होने लगती है और दर्द का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर इलाज ना किया जाए तो सर्वाइवल भी गिने चुने महीनों में ही रहता है। पेट के अंदर की परत पेरिटोनियम के ऊपर फैले हुए इस कैंसर की मतलब पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस की ट्रीटमेंट को संभव बनाने के लिए काफ़ी चैलेंजेस थे और जिनके लिए हर कदम कदम पर सॉल्यूशन निकालने पड़े। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि पेट के अंदर सही मात्रा के अंदर ये कीमोथेरेपी किस तरह से पहुंचे। प्लाज्मा पेरिटोनियल बैरियर एक इस तरह की दीवार है जो वेन्स के अंदर पहुंची हुई कीमोथेरेपी को पेट के अंदर तक पहुंचने से रोकती है और कीमोथेरेपी पेरिटोनियम तक प्रॉपर कंसंट्रेशन में नहीं पहुंच पाती है। इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि कीमोथेरेपी को डायरेक्टली ही पेट के अंदर परफ्यूज कर दिया जाए ताकि उसकी लोकल कंसंट्रेशन मतलब कि पेट के अंदर पेरिटोनियम के ऊपर पहुंचने वाली उसकी मात्रा बढ़ जाए और कैंसर सेल्स के अंदर वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करके उनको किल कर सके। दूसरी चुनौती थी कि इस तरह की कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स के अंदर सिर्फ कुछ मिलीमीटर तक ही जा सकती थी, बहुत डीप तक पेनिट्रेट नहीं करती। इसका सॉल्यूशन निकाला गया हाइपरथर्मिया और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से। 41 से 43 डिग्री सेल्सियस पर जब कीमोथेरेपी को पेट के अंदर परफ्यूज किया जाता है तो कैंसर सेल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और उनके अंदर कीमोथेरेपी की मात्रा दुगनी हो जाती है। हीट से कैंसर सेल्स कमजोर हो जाती है और जिससे कीमोथेरेपी उनके डीप तक पेनिट्रेट करके उन्हें मार डालती है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैंसर के कितने एरिया के ऊपर कीमोथेरेपी को काम करना है, क्योंकि लिमिटेड एरिया के ऊपर तो वो काम कर सकती थी, बहुत बड़े एरिया को इस तरह से वो किल नहीं कर सकती है। और इस सबसे बड़ी चुनौती का सॉल्यूशन निकाला साइटोरेडक्टिव सर्जरी से। पेरिटोनेक्टमी और कैंसर ऑर्गन्स के एन ब्लॉक रिसेक्शन से ज़्यादातर डिसीज को हटा दिया जाता है और बचती है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक डिसीज और जिसे कीमोथेरेपी खत्म करने में सक्षम होती है जब वो हाई टेम्परेचर पर दी जाती है। सबसे पहले साइटोरेडक्टिव सर्जरी से पेट के अंदर की परत में दिखाई देने वाले सारे ट्यूमर्स को साफ कर दिया जाता है। पेरिटोनेक्टमी से लाइनिंग साफ की जाती है और कैंसर से अफेक्टेड ऑर्गन्स को उसके साथ निकाल दिया जाता है और ये लंबी सर्जरी 8, 10 या 12 घंटे तक भी चल सकती है। इसकी सफलता को साइटोरेडक्टिव स्कोर से मापा जाता है। साइटोरेडक्टिव स्कोर CC0 का मतलब है कि कोई भी ट्यूमर दिखाई नहीं दे रहा है और CC1 का मतलब है कि बहुत छोटा ट्यूमर रह जाता है जो कि 2.5 मिलीमीटर से कम होता है। CC0 और CC1 को एक उपयुक्त सर्जरी माना जाता है जबकि CC2 और 3 को उतना ज़्यादा सफल नहीं माना जाता है। साइटोरेडक्टिव सर्जरी के बाद हीटेड कीमोथेरेपी को 41 से 43 डिग्री के सेल्सियस पर 60 से 120 मिनट तक पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये समझ लीजिए कि पेट के अंदर की लाइनिंग और ऑर्गन्स को एक हाई टेम्परेचर वाली कीमोथेरेपी से स्नान करा दिया जाता है। गर्मी कैंसर सेल्स को कमजोर कर देती है और कीमोथेरेपी उनकी डेप्थ की गहराई के अंदर तक घुस जाती है। अब इस प्रोसीजर के अंदर जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ये हाईपैक प्रोसीजर किस कैंसर के लिए किया जा रहा है और उस कीमोथेरेपी की कैंसर के अंदर तक घुसने की, पेनिट्रेट करने की कितनी क्षमता है। जैसे कि आमतौर पर ओवरी कैंसर के अंदर सिस्प्लेटिन कीमोथेरेपी दी जाती है और बड़ी आंत, कोलन और रेक्टम के कैंसर के अंदर माइटोमाइसिन C या ऑक्सालिप्लेटिन कीमोथेरेपी दी जाती है। हाईपैक के बाद शरीर की ऑर्गन्स की नॉर्मल बनावट बनाने के लिए इंटेस्टाइन मतलब आंत को जोड़ा जाता है जिसे इंटेस्टाइन एनास्टोमोसिस कहते हैं और अफेक्टेड ऑर्गन्स जो निकाले जाते हैं उनको रिकनेक्ट किया जाता है। इस साइटोरेडक्टिव हाईपैक सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया टीम पूरे टाइम पर क्रिटिकल मॉनिटरिंग में शिद्दत से लगी रहती है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट, टेम्परेचर, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बॉडी के बाकी पैरामीटर्स पर लगातार नजर रहती है और इस तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरी को सुरक्षित बनाती है। अब इस तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए हम कोई शुगर कोटिंग करके आपको ये नहीं कहेंगे
कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और सभी मरीजों को ये करानी चाहिए। 2% तक इसमें लाइफ का रिस्क भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, लंबा स्टे हो सकता है, आईसीयू का स्टे हो सकता है, लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और जहां आंत को जोड़ा जाता है वहां लीकेज भी हो सकती है। इसलिए ये साइटोरेडक्टिव और हाईपेक्स सर्जरी हर किसी के लिए नहीं है। इसमें आपकी फिटनेस और कैंसर का जो स्प्रेड है, उसका फैलाव है, उस पर भी ये डिपेंड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल फिटनेस का स्टेटस होना। इतनी लंबी सर्जरी के लिए फिट होना, हो सकता है हफ्ता भर या 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ सकता है, जिसमें कुछ दिन का आईसीयू स्टे भी हो सकता है और 4 से 8 हफ्ते तक रिकवरी में भी लग सकते हैं। साइटोरेडक्टिव हाईपेक्स सर्जरी अभी उन्हीं पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनका कैंसर पेरिटोनियम तक ही फैला है और बाकी ऑर्गन्स जैसे कि लंग और लीवर सेफ है, वहां पर कैंसर नहीं फैला है। हाईपेक के लिए प्रोसीड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि साइटोरेडक्टिव सर्जरी के बाद कितनी डिसीज बच जाती है, जिसे रेजिडुअल डिसीज कहते हैं और इसको साइटोरेडक्टिव स्कोर से मापते हैं। साइटोरेडक्टिव स्कोर CC0 के अंदर कोई भी विजिबल ट्यूमर नहीं होता और CC1 के अंदर 2.5 मिलीमीटर से कम ट्यूमर रहता है और इसी केसेस के अंदर ये हाईपेक के लिए प्रोसीड किया जाता है। इसके बाद अगर ज़्यादा डिसीज रह जाती है तो उनको इतना अच्छा कैंडिडेट नहीं माना जाता है। पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस इंडेक्स PCI इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये पैरामीटर इंडेक्स पेट को 13 रीजन्स के अंदर बांटता है, जिसके अंदर 0 से 8 तक 9 बड़े रीजन्स होते हैं और 9 से 12 तक 3 छोटी आंत के अलोंग छोटे रीजन्स होते हैं। और हर एरिया के अंदर कैंसर के होने से और उसकी अमाउंट या गांठों के साइज से 0 से 3 तक अंक देते हैं और इस तरह से PCI इंडेक्स 0 से 39 तक होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक 13 कमरों वाला होटल है जिसके अंदर कुछ अनवांटेड गेस्ट घुस गए हैं। अब PCI इंडेक्स ये बताता है कि उनमें से कितने कमरे भरे हुए हैं इन अनवांटेड गेस्ट से, जिन्हें बाहर निकालना है और होटल को साफ सुथरा करना है। PCI स्कोर यदि 20 या उससे कम है तो इस तरह की सर्जरी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट माने जा सकते हैं। यदि PCI इंडेक्स 30 से ज़्यादा है तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करने को ही समझदारी कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर्स को छोड़ दें, जैसे कि सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई। साइटोरेडक्टिव हाईपेक्स सर्जरी सभी पेरिटोनियल कैंसर्स में एक जैसा असर नहीं करती है। जानते उन कैंसर्स में जिसमें ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई एक ऐसा कैंसर है जिसके अंदर आज CRS हाईपेक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन गई है और इसके सर्वाइवल के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिया है जो वर्षों तक है। इसी तरह पेरिटोनियल मीजोथीलियोमा के अंदर भी इस सर्जरी ने एक बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट दिए है और सर्वाइवल को काफ़ी इम्प्रूव किया है। इन डिसीजेज के पेशेंट्स को आज 10 साल के बाद भी स्वस्थ कंडीशंस में हम देख सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। फिर आते हैं ओवेरियन कैंसर्स, स्टेज 3 के ओवरी कैंसर, जिनमें पहले कीमोथेरेपी देते हैं, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। उसके बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो उस वक्त रिसेंट ट्रायल्स ने साइटोरेडक्टिव और हाईपेक्स सर्जरी की वजह से 1 साल से भी ज़्यादा सर्वाइवल बेनिफिट दिखाया है और डिसीज फ्री सर्वाइवल में भी बहुत ज़्यादा फायदा दिखाया है। शुरुआत में जब ओवरी कैंसर में सर्जरी करते हैं, जिसे प्राइमरी सर्जरी कहते हैं, उस वक्त हाईपेक को इन्वॉल्व करने के ऊपर अभी स्टडीज चालू हैं और भविष्य में इसके ऊपर गाइडलाइंस आ सकती है। बड़ी आंत, जिसे कोलन और रेक्टम कहते हैं, उसके मेटास्टेसिस जब कैंसर में पहुंचते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज हुई हैं। रिसेंटली प्रोडिजी 7 ट्रायल के अंदर ऑक्सालिप्लेटिन बेस्ड हाईपेक कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट सामने नहीं आया, लेकिन साइटोरेडक्टिव सर्जरी में 42 महीने से भी ज़्यादा सर्वाइवल में बेनिफिट दिखाया, जो अपने आप में एक रिमार्केबल है। कुछ और स्टडीज के अंदर भी CR हाईपेक ने सर्वाइवल में बेनिफिट दिखाया है। स्टमक और पैनक्रियाज के कैंसर के अंदर अभी प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि हाईपेक और साइटोरेडक्टिव सर्जरी से सर्वाइवल बढ़ता है, इसलिए अभी तक ज़्यादातर गाइडलाइंस भी इसको सपोर्ट नहीं करती है। फ्यूचर के अंदर किस तरह से ड्रग्स की कंसंट्रेशन को पेरिटोनियम में बढ़ाएं, क्या उनका डिलीवरी मेथड हो,
किस तरह से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक से इस प्रोसीजर को किया जा सकता है, इसके ऊपर स्टडीज हो सकती हैं और कुछ गाइडलाइंस आगे चल के भविष्य में क्लियर हो सकती हैं। साइटोरेडक्टिव और हाईपैक सर्जरी की ये एक्सप्लेनेशन सरलता से समझाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है और आशा करेंगे आप कमेंट में बताएंगे कि आपको ये कितना समझ में आया है और इससे क्या अवेयरनेस बढ़ी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि यदि इस तरह के कोई मरीज़ आप हैं या ऐसे किसी मरीज को आप लोग जानते हैं और इस ट्रीटमेंट के बारे में अभी अवेयर नहीं हुए, तो अपने डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से 2 सवाल जरूर पूछें। पहला ये कि पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस का इस तरह का पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछे कि आपने मेरे स्कैन्स को किसी ऐसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया है जो साइटोरेडक्टिव हाईपैक सर्जरी करता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट बहुत बार बीमारी को और उसकी स्प्रेड को उस नज़र से नहीं देख पाता जो बीमारी को हटाने के लिए ज़रूरी है, जिसे एक प्रॉपरली ट्रेंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही पकड़ सकता है। दूसरा ये कि अगर आप जिस सेंटर पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो मौजूदा टीम साइटोरेडक्टिव हाईपैक नहीं करती है, तो क्या आपको एक ऐसे सेंटर पर जहां हाईपैक प्रोसीजर होता है वहां रेफर करके एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है। इस तरह से सेकंड ओपिनियन लेना ट्रस्ट को छोड़ने वाला बात नहीं है, बल्कि एक समझदारी का डिसीजन है। हमारे पास इस तरह के बहुत से पेशेंट सेकंड ओपिनियन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जिन्हें साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपैक के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है। साइटोरेडक्टिव हाईपैक सर्जरी के फॉलोअप के हमारे जब कई पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं कि स्टेज 4 कैंसर के डायग्नोसिस के बाद उन्होंने सोचा था कि कुछ महीनों की ही ज़िंदगी बची है, लेकिन साइटोरेडक्टिव हाईपैक के बाद उन्होंने मैराथन रन भी करे हैं। कुछ लोगों ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखते हैं। जब इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने आती हैं तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है जिसको आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हमारी यही एक्सपेक्टेशंस है कि आप इस जानकारी को जितना हो सके उतना शेयर करें और लोगों को इस तरह के ट्रीटमेंट से अवेयर कराएं।